इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ज़रा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के पास पेपर्स। ठीक है जी। पहला सवाल देख लें कि आपको डेटा यहाँ पर गिवन है। सही है जी। द टेबल शोज द टाइम दैट ईच ऑफ 60 चिल्ड्रन स्पेंड्स इन अ प्ले एरिया। सही है। टोटल फ्रीक्वेंसी 60। कह रहे हैं ड्रॉ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम के लिए मैं पहले ज़रा टेबल बना लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सही है। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं t लेसर देन इक्वल्स टू 0, फिर t लेसर देन इक्वल्स टू 10, फिर t लेसर देन इक्वल्स टू 40, इसके बाद है t लेसर देन इक्वल्स टू 60। सही। ये मैंने लिख लिया अपनी बाउंड्रीज। सही है। 0, 10, 40, 60, 90, 120, ये सारी बाउंड्रीज जो है मैंने अपनी लिख ली। अब इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिख लेता हूँ। 0 के बराबर या 0 से नीचे एक भी वैल्यू नहीं है। 10 से नीचे जो है 4 वैल्यूज़ हैं। 40 से नीचे 7 + 4 11 वैल्यूज़ हैं। 60 से नीचे 11 + 8 19, फिर 90 से नीचे 19 + 24 43, और 120 से नीचे 43 + 17 60। सही है। अब मुझे इनको प्लॉट करना है अपने ग्राफ के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास टाइम होता है और वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एक्स एक्सिस पे बेसिकली हमारी बाउंड्रीज होती हैं। यहाँ पर बाउंड्री जो है वो टाइम है। 0 0, 10 4, 40 11, 60 और 19, 90 43, 120 60। सही है जी। ये हमने लिख लिया अपने कोऑर्डिनेट्स। अब इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। सबसे पहले 0 0 को प्लॉट करते हैं। फिर है आपके पास 10 और 4, तो ये होगा 10 4। नहीं सॉरी, एक्स एक्सिस पे 10 और वाई एक्सिस के ऊपर 4, यहाँ पे होगा ये। फिर है 40 और 11, 40 और 11 यहाँ होगा। 10 के बाद 12 से पहले, 10 और 12 के बीच में। 60 और 19, 60 और 19 ये रहा। 90 एंड 43, 90 और 43, सॉरी ये नहीं किया। ये रहा आपके पास 90 और ये आ गया 43। 40 है, 42 है और ये 44 है, तो इसके बीच में 43 होगा। उसके बाद है 120 और 60 यहाँ पे होगा। ये सारे पॉइंट्स मार्क करने के बाद इनको एक कर्व के साथ आप क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। कर दिया मैंने कनेक्ट। एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम आपका बन गया। अब वो कह रहे हैं यूज़ योर डायग्राम टू एस्टिमेट द मीडियन। ठीक है। मीडियन के लिए हम क्या करते थे,
अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय 50/100, आंसर आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 50/100 या मल्टीप्लाई बाय 50% बेसिकली, आंसर आ जाएगा 30। सही है। अब ये 30 जो है ये हमारा मीडियन नहीं है, ठीक है, ये कोरिस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू है मीडियन की। अब हमने y30 के ऊपर जाकर अपने ग्राफ पे देखना है कि x की वैल्यू क्या है। तो y30 ये रहा, और यहाँ पर जो हमारे x की वैल्यू है दैट इज़ 60, ये हो गया 70 और ये होगी 75। सही है जी, 75। ये 60 है, ये 60 है, ये 70 होगा, 60 और 80 के बीच में, और 70 और 80 के बीच में बिल्कुल 75 होगा, और यही ये जो 30 पे जा रहा है ना। फिर कह रहे हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है आपकी अपर क्वार्टाइल माइनस दी लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। तो पहले तो अपर और लोअर क्वार्टाइल निकालना पड़ेगा। अपर और लोअर क्वार्टाइल के लिए क्या करते हैं, अपर क्वार्टाइल के लिए आप अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे बाय 75/100, तो आपका आंसर आ जाएगा 45। और लोअर क्वार्टाइल के लिए क्या करेंगे, अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 25/100, तो आंसर आ जाएगा 15। सही है जी। अपर क्वार्टाइल वो वैल्यू होती है जिससे पहले आपका 75% ऑफ द डेटा लाई करता है, और लोअर क्वार्टाइल कौन सी वैल्यू होती थी, जिससे पहले आपका 25% ऑफ द डेटा लाई करता है। सही है। अच्छा, अब ये हमारे अपर और लोअर क्वार्टाइल्स नहीं है भाई, ठीक है, ये कोरिस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ पे जाकर आपको देखना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो 45, 50 और 40 के दरमियान में बिल्कुल यहाँ पर होगा 45। तो इसकी एक्स वैल्यू चेक करेंगे ग्राफ पे जाके कि क्या है। यार तो ये हो गई 92, 90, 92, 94, 96, 98, 100। सही है, तो 92 ये आपके पास आ गया आपका अपर क्वार्टाइल। उसके बाद ज़रा लोअर क्वार्टाइल की बात करते हैं, 15 पे जाते हैं। ये रहा 15, 20 और 10 के बीच में, और इसकी एक्स वैल्यू चेक करते हैं क्या है। सही है, तो 40, 50 और ये 60, तो 50, 52 के दरमियान में बिल्कुल आ रहा है, तो 51 लिख देते हैं। लोअर क्वार्टाइल हो गया 51। सही है। अब ये जो दो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं ना, ये हैं मेरी अपर और लोअर क्वार्टाइल की वैल्यूज़। इनको जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो 92 माइनस 51, आंसर विल बी 41। आगे वो कह रहे हैं द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु स्पेंड मोर देन 80 मिनट्स इन द प्ले एरिया। सही, मोर देन 80 मिनट्स। अब देखें बात क्या है कि 80 मिनट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 80 पे जाएंगे, ये रहा 80 मिनट्स हमारे ग्राफ पे। सही है, और इसके बाद इसकी y वैल्यू देखेंगे क्या है। सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि पूछी जा रही है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि हमने y के ऊपर प्लॉट किया, तो इसलिए अब हमें y वैल्यू देखनी पड़ेगी। x वैल्यू हमें गिवन है 80 मिनट्स उन्होंने बोला है, ठीक है। ये जो बोला हुआ है ना कि मोर देन 80 मिनट्स, तो ये आपके पास x वैल्यू गिवन है, और अब आपने y वैल्यू बतानी है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु स्पेंड मोर देन 80 मिनट्स इन द प्ले एरिया। सही है जी। तो 80 मिनट्स वाले ये रहे,
ये पहले ज़रा ये वाली वैल्यू जाके देखते हैं क्या है फ्रीक्वेंसी की। तो ये मेरे पास तकरीबन बन रही है 30, 40, ये हो गया 35। तो 31, 32, 33, 34, तकरीबन 34 सही है। अच्छा, अब सवाल में मुझे कहा गया है मोर देन 80, सही है। तो 80 पे मैंने देख लिया, अब मैं मोर देन 80 पे जाऊंगा। मोर देन 80 यानी कि 120 पे देखते हैं ना जाके, सही है। तो 120 पे जाके मेरी वैल्यू है 60। अब बात यह है कि भाई ये वाला जो पूरा एरिया है ना मेरे पास, ये एरिया है 80 से 120 मिनट्स वाले बच्चों का, सही है। और सवाल में हमसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी 80 अबव वाले बच्चे, सही है। तो 80 से 120 में जितने भी बच्चे होंगे वो सब के सब कौन से बच्चे होंगे, 80 से ज़्यादा वाले बच्चे, ठीक है। तो 80 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 34 है, 120 की 60 है। तो 60 माइनस 34 अगर मैं करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरी वैल्यू 60 माइनस 34, 26 हमारा आंसर हो जाएगा कि 26 बच्चे हैं जिन्होंने 80 मिनट से ज़्यादा स्पेंड की। सही है जी। अगला सवाल देख लें। द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ 120 पीपल वर मेजर्ड, द रिजल्ट्स आर समराइज्ड इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम। ठीक है, डायग्राम दिया हुआ, कह रहे हैं यूज द डायग्राम टू फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द 20th परसेंटाइल। तो 20th परसेंटाइल के लिए क्या करेंगे, 20% बेसिकली हमें निकालना होगा ना। तो अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई बाय 20% करेंगे, ठीक है, यानी कि 20/100। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं कितनी है, ये रही 120 टोटल जो आपके पास है। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 20/100, 24 आपका आंसर, सही है। अब ये बात मैं बता दूं कि परसेंटाइल के लिए भी दोबारा से कि भाई ये जो है 24, ये आपकी 20th परसेंटाइल नहीं है, ये जो है आपकी कोरिस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू है। आपको एक्स पे जाके देखना पड़ेगा कि 20th परसेंटाइल क्या है। तो जी ये रहा 20, 22 और 24, सही है, ये रहा 24। अब इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू जाकर देखेंगे कि हमारा परसेंटाइल क्या आ रहा है, 36.6, ये हमारा आ गया परसेंटाइल। कह रहे हैं द नंबर ऑफ पीपल विद अ टेम्परेचर बिटवीन 36.8 एंड 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 36.8 आपके पास ये रहा, 37 ये रहा, इनके दरमियान में कितने लोग हैं वो आपने बताने हैं। तो 36.8 पे जाएं और फ्रीक्वेंसी चेक कर लें क्या है। तो ये आ रही है 62। इसी तरीके से 37 पे जाएं ग्राफ पे और फ्रीक्वेंसी चेक कर लें, तो वो आ रही है आपके पास 100। तो 100 माइनस 62 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पीपल बिटवीन 36.8 और 37। तो 38 आंसर आ जाएगा, सही है। ये आपके पास एक्स वैल्यूज गिवन है, ये आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, सही है। ये फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं और ये आपके पास क्या गिवन है, एक्स वैल्यूज गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि हमने वाई के ऊपर बेसिकली प्लॉट की हुई है, तो हमें वाई वैल्यूज देखनी पड़ेंगी यहाँ पे। अगला सवाल देख लेते हैं।
The lengths of 90 leaves of a plant were measured. The result are given in the table. The diagram shows the part of the cumulative frequency curve. सही है, पूरा नहीं दिया हुआ, एक पार्ट दिया हुआ। कंप्लीट करना है फ्रीक्वेंसी कर्व को सबसे पहले। देखिए बात यह है कि पहले तो आप ये देख लें कि कितनी बाउंड्रीज तक के लिए आपके पास ऑलरेडी प्लॉट हुआ हुआ है। तो आपके पास 0 1 2 3 4, सही है, इन बाउंड्रीज तक के लिए तो प्लॉट हुआ हुआ है। अब आपको 5 6 और 7 के लिए करना है प्लॉट। तो मैं खाली टेबल भी 5 6 और 7 का ही बनाता हूँ। ठीक है, लेसर देन इक्वल्स टू 5, लेसर देन इक्वल्स टू 6, लेसर देन इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये हैं वो जो आपने प्लॉट करना है। ये लेंथ आ गई, यहाँ पे आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेसर देन 5 वाले कितने हैं? 10 ये हो गए, फिर 24 34, 34 में आपका जो है ना 29, 63 हो गया, 63 में 17 80, और 80 में 7 87। सही है, तो 87 आपकी ये फ्रीक्वेंसी हो गई। इसी तरीके से लेसर देन 6 वाले कितने हैं? तो 3 है, और फिर ये पूरा हमने अभी निकाला 87 था, तो 90 ये हो गया। और लेसर देन 7 वाले क्या हैं? 0 है ही नहीं। अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो आपके पास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी, बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी, बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी। सही है, एक्स एक्सिस पे बाउंड्री, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। अच्छा, 5 के ऊपर आपके पास आपने प्लॉट करना है 87, तो 90 सॉरी 80 82 84 86 88। तो 86 और 88 के दरमियान में होगा, तो यहाँ पर प्लॉट करेंगे 87 और 5 को, और 5 और 87 को। फिर है 6 और 90, तो 6 और 90 ये रहा। 7 और 0, तो 7 और 0 पे यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका कर्व बन गया। ये आखिरी वाला पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सही, इसको हटा दे। बस इतना काफ़ी। सही है, ये आपका कर्व कंप्लीट हो गया। अब कह रहे हैं यूज़ द कर्व टू एस्टिमेट द मीडियन। तो मीडियन के लिए क्या करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, विच इज़ इन दिस सिचुएशन 90, टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 100, 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 पे जाएंगे ज़रा अपने ग्राफ पे। 40 60, तो इनके दरमियान में 50, और फिर 40 और 50 के दरमियान में क्या होगा? 45 ना। तो 45 आ गया। अब इस ग्राफ पे जाके देख लेते हैं इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू क्या है, वो हमारा मीडियन होगा। सही है जी, 2.5 2.6 2.7 2.8, तो मीडियन हो गया 2.8। द नंबर ऑफ लीव्स विद अ लेंथ लेस देन 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेस देन 3.5 सेंटीमीटर ना। तो ये हमें क्या दिया हुआ है? हमसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ लीव्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, और ये क्या दी हुई हमें? एक्स वैल्यू दी हुई। तो आपके पास 3.5 ये वाला है, इसकी एक्स वैल्यू चेक कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। ये आपके पास आ रही है 30 32 34 36। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि द नंबर ऑफ लीव्स विद अ लेंथ लेस देन 3.5 सेंटीमीटर। ओ सॉरी, मैंने 2.5 चेक कर लिया, 3.5 3 और 4 के बीच में। इस पे ग्राफ चेक करना है ना।
तो ये आपके पास हो जाएगा तकरीबन 62, 64, 66, 68 और 70। तो ये होगा 68। सही है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी 68 है। बेसिकली हमारे पास 0 से 68 तक तमाम जो हैं वो 3.5 से कम है। ठीक है, तो 68 ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस वाइनस करने की ज़रूरत नहीं। अगला सवाल देख लेते हैं। द मासेस ऑफ 400 गोट्स वर मेजर्ड, द रिजल्ट्स आर शोन इन अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, यूज़ द ग्राफ टू फाइंड द मीडियन। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी 400 है। ठीक है, टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 400 है। तो 400 को मल्टीप्लाई कराएंगे बाय 50/100, तो आपके पास आ जाएगा 200, जो कि आपकी पोजीशन है या कोरिस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू है। अब ग्राफ पे जाके 200 पे आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्स वैल्यू क्या है। तो जो एक्स वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा, मीडियन। ये एक्स वैल्यू, तो ये 64 और 66 के दरमियान में होगा 65, 65.2, 65.4। सही जी, 65.4 आंसर हो गया। फिर द 30th परसेंटाइल, 30th परसेंटाइल के लिए क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 30/100 कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वन 120 आंसर आ जाएगा। ये हमारी वाई वैल्यू है, ये 30th परसेंटाइल नहीं है। इस पर जाकर देखना पड़ेगा कि आंसर क्या कहते हैं, 30th परसेंटाइल क्या आ रहा है। तो 100 और 200 के दरमियान में क्या होगा, 150, 140, 130, 120, 110 और 100। तो 120 ये रहा। सिक्सटी फोर आपका आंसर। द नंबर ऑफ गोट्स हुज मास इज मोर देन 66 kg, नंबर ऑफ गोट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी पूछी है, और मोर देन 66 kg यानी कि आपको एक्स वैल्यू दे दी। तो ये 66, आपकी 66 पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ग्राफ पे चेक कर लेते हैं। ये रहा 200, ये रहा 250, ये हो गया 240। ठीक है, और टोटल आपके पास है 400। तो 400 में से 400 में से आप 240 को माइनस करें, आंसर आएगा 160। तो टोटल आपके पास 160 क्या कहते हैं, गोट्स हैं जिनका मास मोर देन 66 kg है। क्योंकि देखें 400 वाली फ्रीक्वेंसी से लेके 240 तक ये तमाम एरिया जो है ना, ये वो गोट्स हैं जिनका मास 66 से ज़्यादा है। ठीक है, 66 से 70 वाली रेंज है ये आपकी। तो इसलिए हमने क्या कराया, माइनस। ये जो एरिया है इसको हमें एक्सक्लूड करना है, क्योंकि इसमें 66 से कम वाले आ जाएंगे, हमें मोर देन 66 बताना था। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इट वॉज नोटिस लेटर दैट द स्केल्स यूज्ड वर फॉल्टी एंड द ट्रू रीडिंग्स शुड ऑल बी 2 kg मोर। ऑन द ग्रिड अबव ड्रॉ द ट्रू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। सही है जी, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाया है, पता चला कि ये बना दिया है गलत। सही है, और इसके अंदर एक फॉल्ट है छोटा सा। ट्रू रीडिंग्स जो है ना वो 2 kg ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि ये है कि 2 kg कम का ग्राफ, यानी कि बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि भाई 60 के लिए जो चीज़ मार्क की है ना वो 62 के लिए मार्क करनी चाहिए थी। ठीक है, और जो 64 के लिए की है वो जो है आपके पास 66 के लिए मार्क होनी चाहिए थी। ठीक है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि भाई
हमने 2 kg कम पे बना दिया है ग्राफ, यानी कि 62 kg वालों का 60 पर बना दिया, 64 kg वालों का 62 पे बना दिया, और इसी तरीके से 66 वालों का 64 पे बना दिया। सही है, 2 kg का फॉल्ट आ गया ग्राफ के अंदर। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई जो बगैर फॉल्ट वाला ग्राफ है ना वो बना के दिखाओ। तो हमें सिंपल काम ये करना है कि हम सिर्फ वैल्यूज़ को ना थोड़ा सा आगे मूव कर देंगे, कि यानी कि 62 वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि बेसिकली आपने सिर्फ 2 kg ना आगे की तरफ अपने पॉइंट को मूव करना है। ये वाला 64 पे आ जाएगा। सही है, इसी तरीके से जो 64 वाला पॉइंट है ना, मैं कोई दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ, ग्रीन। सही है, 60 वाला पॉइंट आपका 62 पे आ जाएगा, 62 वाला पॉइंट जो है वो 64 पे आ जाएगा, इसी तरीके से 64 वाला चला जाएगा 66 के ऊपर, 66 वाला पॉइंट 68 पर आ गया, 68 वाला आ जाएगा आपका 70 का। सही है, बस ये हो, ठीक है। 2 kg का आपका फॉल्ट था, ठीक है, 2 kg कम पे हमने ग्राफ बना दिया था। सही है, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे कि 2 kg आगे बढ़ा देंगे ग्राफ को, तो आपका जो 2 kg का फॉल्ट था वो ख़त्म हो गया। इस तरह मैंने 60 वाला 62 पे ले आया, 62 वाला 64 पे ले आया, ठीक है। अब सिंपल काम ये करें कि जो ग्रीन वाले पॉइंट्स थे इनको एक कर्व के साथ ज्वाइन करें, तो ये आपका क्या बन गया, ट्रू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी बन गया। अच्छा, एक पॉइंट रह गया, 70 वाला भी तो 72 पर आएगा ना। सही है, तो ये वाला पॉइंट रह गया था, ये अब बन गया। सही है जी, आगे बढ़ते हैं। The times taken for 200 people to complete a 5 km race were recorded. The results are summarized in the cumulative frequency diagram. मीडियन पूछ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 200 है, या मैक्सिमम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 200। मीडियन के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 100, आंसर आ जाएगा 100। ग्राफ पे जाएंगे और y एक्सिस पे 100 के कोरिस्पॉन्डिंग x वैल्यू देख लेंगे अपने मीडियन के लिए, तो ये आपकी हो जाएगी 26 है और 28 है, इनके दरमियान में तकरीबन 27 पे आ रही है। सही है जी, तो 27 अपना मीडियन। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है अपर क्वार्टाइल माइनस द लोअर क्वार्टाइल। उसके लिए अपर और लोअर क्वार्टाइल निकालना पड़ेगा, ठीक है। अपर क्वार्टाइल के लिए क्या करेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन 100, आंसर आ जाएगा 150। इसी तरह लोअर क्वार्टाइल के लिए क्या करेंगे, ये अपर क्वार्टाइल हो गया, लोअर क्वार्टाइल के लिए क्या करेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 100, आंसर आ जाएगा 50। ये आपका लोअर क्वार्टाइल। सही है। अच्छा, ये वैल्यूज़ नहीं है, ये पोजीशंस है, ठीक है। अब आप अपने ग्राफ पे जाकर देखेंगे कि अपर और लोअर क्वार्टाइल की वैल्यूज़ हैं क्या। ये आपके पास 150 है, तो 30 जो है ना आपका हो गया अपर क्वार्टाइल, ये आपके पास 50 है, 25 आपका हो गया लोअर क्वार्टाइल, तो 30 माइनस 25, आंसर आ जाएगा 5। सही है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इट वॉज फाउंड दैट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द टाइम्स वॉज इनएक्यूरेट, द करेक्ट टाइम वर ऑल 1 minute more than recorded, write down the median and interquartile range of the correct times। अब देखें, बात यह है कि वो कह रहा है कि भाई ग्राफ में 1 मिनट का फॉल्ट है। सही, जिस तरह अभी हमने ऊपर फॉल्ट वाला क्वेश्चन किया ना उसी तरह, ठीक है, 1 मिनट का फॉल्ट है, तो अगर हमारा मीडियन इस फॉल्ट वाले के साथ 27 आ रहा है, तो इसमें अगर 1 मिनट का फॉल्ट है यानी कि 1 मिनट बढ़ाना पड़ेगा, तो 28 हो जाएगा।
सही है। अच्छा, इंटर क्वार्टाइल रेंज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि इंटर क्वार्टाइल रेंज में होगा क्या कि भाई जब अपर क्वार्टाइल को आप एक आगे लेके जाएंगे तो लोअर क्वार्टाइल भी एक आगे चला जाएगा, तो वो 5 ही आ जाएगी। सही है। तो इसलिए आपके पास जो आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज है ना, उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीडियन पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मीडियन को आपको एक आगे लेके जाना पड़ेगा, 1 मिनट आगे लेके जाना पड़ेगा। सही है जी। अगला सवाल देखते हैं ज़रा। अ शॉप सेल्स टू वेराइटीज ऑफ एप्पल ट्री, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम दिया हुआ है ऑफ 80 वैरायटी ए ट्रीज। सही है जी। आपसे कह रहे हैं मीडियन निकालना है और 30th परसेंटाइल निकालनी है, तो अब मेरे ख्याल से आप निकाल ही लेंगे। टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 80 है। 80 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 100 करेंगे, 40 आ जाएगा। ग्राफ पे जाएंगे और 40 की एक्स वैल्यू देखेंगे। ये आपके पास आ रही है 1.33। 30th परसेंटाइल निकालना है तो 80 को लेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा 24। 24 के ऊपर जाएंगे और एक्स वैल्यू देख लेंगे क्या आ रही है भाई। तो ये है 1.28। 1.28। पार्ट 2 में वो कह रहे हैं कि ट्रीज विद अ हाइट ग्रेटर देन वाई मीटर आर ग्रेडेड क्लास 1। 2/5 ऑफ द 80 ट्रीज आर ग्रेडेड क्लास 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। सही है। तो क्लास 1 के अंदर हमारे पास 2/5 ट्रीज हैं आउट ऑफ द 80%, और सॉरी आउट ऑफ द 80 ट्रीज। तो पहले तो एक काम करते हैं कि 80 का 2/5 निकाल लेते हैं कि होता कितना है। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करेंगे, आंसर आएगा 32। तो 32 ट्रीज जो है ना, 32 होता है 80 का 2/5। तो 32 ट्रीज जो हैं ये हमारे पास क्या है, क्लास 1। सही है। तो भाई अगर 32 जो हैं वो क्लास 1 के अंदर हैं और टोटल 80 हैं, तो 48 ट्रीज होंगे जो कि क्लास 1 में नहीं होंगे, तो नॉट क्लास 1। ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वाई। वाई क्या है, वाई वो वैल्यू है कि जिससे बड़े ट्रीज जो हैं वो क्लास 1 के अंदर है। सही है। ट्रीज विद अ हाइट ग्रेटर देन वाई मीटर आर ग्रेडेड क्लास 1। ठीक है। वाई मीटर से जो बड़े ट्रीज हैं वो हैं क्लास 1 में, और उससे छोटे ट्रीज जो है ना वो हैं आपके पास क्लास 1 में नहीं है। तो जो बड़े ट्रीज हैं आपके पास उनकी हाइट ज़्यादा बड़ी होगी, यानी कि ये वाली हाइट होगी, और जो छोटे ट्रीज हैं उनकी हाइट छोटी होती जाएगी। तो हमें अगर वाई मीटर पता करना है तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं 48 फ्रीक्वेंसी के ऊपर देखूँ कि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। तो 48 के ऊपर मैं अगर एक्स की वैल्यू देखूँ तो ये आ रही है 1.36। ठीक है। तो 1.36 मीटर्स जो है ना, ये है वो वैल्यू कि जिससे बड़े ट्रीज आपके पास क्लास 1 के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि 1.36 से बड़ा फिर 1.4, 1.5, 1.6। ठीक है। ये सारे ट्रीज कहाँ आएंगे, क्लास 1 के अंदर। और आप देखेंगे 1.36 तक ना आपके पास फ्रीक्वेंसी 48 है, और फिर टोटल आपके पास 80 है। तो यानी कि वो जो 32 ट्रीज है ना वो यहाँ पर है। ठीक है, इस रेंज के अंदर।
इस रेंज के अंदर है 32 ट्रीज। सही है जी। तो 32 ट्रीज जो कि क्लास 1 के अंदर थे हमारे पास, वो लंबे ट्रीज होंगे, बड़े ट्रीज होंगे, क्योंकि ग्रेटर ग्रेटर देन द वैल्यू है ना। सही है। तो हमने 48 से इसलिए चेक किया कि 48 के बाद 80 तक आपके पास जो है, जो 32 ट्रीज हैं, वो सारे के सारे क्लास 1 है। तो 1.36 आपका आंसर आ जाएगा वाई का। कैन आई कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द हाइट्स ऑफ द वेराइटी ए ट्रीज। ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी ग्राफ में, हमें फ्रीक्वेंसी टेबल जो है ना उसका पता करना है। तो बड़ा आसान है। सही है। मैं एक काम करता हूँ कि 1.4 के ऊपर देख लेता हूँ कि मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। सही है। 1.4 के ऊपर मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 58। लेकिन बात यह है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है। ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी h लेसर देन इक्वल्स टू 1.4 की। इसमें से मुझे 24 और 6 को माइनस करना पड़ेगा, ये 24 और 6 को, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। तो जब आप 24 और 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 28। सही है जी। क्योंकि जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाते थे फ्रीक्वेंसी से, तो हम क्या करते थे, h लेसर देन इक्वल्स टू 1.2, 6, फिर h लेसर देन इक्वल्स टू 1.3, 6 प्लस 24 30, फिर h लेसर देन इक्वल्स टू 1.4, 6 सॉरी 30 प्लस 28 58। इस तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाते थे ना। तो अब फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस वैल्यू को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। सही है। इसी तरह अगर मैं h लेसर देन इक्वल्स टू 1.5 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लूँ जाके, तो ये आ रही है 76। ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 76 है, लेकिन 76 में से मुझे 6, 24 और 28 इन तीनों को माइनस करना पड़ेगा। सही है। 28, 24 और 6 को मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो जाके फ्रीक्वेंसी आएगी। ये आ गई 80। अच्छा, आखिरी वाली क्या है, 1.6। 1.6 के लिए जो है वो 80 है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। h लेसर देन इक्वल्स टू 1.6 के लिए क्या है, 80 है। लेकिन ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सारी वैल्यूज़ को 80 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ का जो सम है वो कितना बन रहा है, ये निकाल लेते हैं ना, 76 बन रहा है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 4। सही है। अब आप इस टेबल को एक बार ऐड करके भी देख लें, 6 प्लस 24 30, 30 प्लस 28 58, 58 प्लस 18 76 और प्लस 4 80। 80 ट्रीज का डेटा था, ये 80 फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई। The frequency table shows the height of 50 variety B trees. Using the midpoints of the intervals, the estimated mean of these heights is 1.8 मीटर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है। तो देखिए, पी और क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि दो अननोन्स हैं। सही है। दो इक्वेशंस बनेंगी, फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो एक इक्वेशन हम बनाएंगे सम के साथ और एक बनाएंगे मीन के साथ। तो पहले ज़रा सम वाली बना के देखते हैं कि हमारे पास जो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है ना, उन सबका सम क्या होगा, 50 के बराबर है। ये हमारे पास 50 ट्रीज का डेटा है। तो P प्लस 15 प्लस 17 प्लस Q हमारे पास होना चाहिए 50। टोटल फ्रीक्वेंसी 50 होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा P प्लस Q, और 15 और 17 को मैं यहाँ ला के माइनस करा दूंगा। 18।
ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बनेगी मीन को यूज़ करते हुए, जो हमें मीन दिया। ठीक है, तो आपके पास ग्रुप डेटा के अंदर मीन का क्या फॉर्मूला होता है? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ आपको ऑलरेडी पता है 50 है, एफ एक्स आप निकाल लेते हैं। सही है, इसका मिड पहले तो सारे मिड पॉइंट्स निकालेंगे। 1.6, 1.75, 1.85, 1, 2.1। सही है। एफ एक्स के लिए क्या करेंगे? मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। अब हमें क्या करना है? इन सब का सम कर लेना है। ठीक है, अब मीन की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1.81। तो इस पूरी चीज़ को 1.81 के इक्वल रख देते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1.6 पी प्लस 2.1 क्यू प्लस 57.7 अपॉन 50। अब क्या होगा? ये 50 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पेपर 2 का सवाल है ना, तो कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीप्लाई तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1.81, और ये जो 57.7 यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, यहाँ आके इसको माइनस करा देंगे। -57.7 इक्वल्स टू 1.6 पी प्लस 2.1 क्यू। ज़रा सॉल्व करते हैं। 32.8 आ रहा है। सही है, तो 1.6 ये बराबर हो जाएगा 32.8 के। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। सही है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, चाहे आप एलिमिनेशन से करें चाहे सब्स्टिट्यूशन से करें, आपकी मर्ज़ी है। सही है। डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 2 का सवाल है, कैलकुलेटर अलाउड है। तो आपके पास पी आ रहा है 8 और क्यू आ रहा है 10। ये आपका आंसर हो। सही। उल्टा लिख दिया मैंने। P10 है, Q8 है। सही है ये आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम शोज द अमाउंट ऑफ फ्यूल एफ लीटर्स बॉट बाय 100 कस्टमर्स एट अ सर्विस स्टेशन। मीडियन मांग रहे हैं, निकाल लेंगे। अब आप लोग खुद इंटर क्वार्टाइल रेंज मांग रहे हैं, अपर और लोअर क्वार्टाइल की वैल्यूज निकाल के माइनस करेंगे। आगे कह रहे हैं दैट डे द प्राइस ऑफ अ लीटर ऑफ फ्यूल एट द सर्विस स्टेशन वाज 1.75। यूज द डायग्राम टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ कस्टमर्स हु स्पेंट मोर देन 90
$1 ऑन फ्यूल। सही है। कह रहे हैं भाई 1 लीटर की प्राइस जो थी ना वो 1.75 थी। तो हमें ये बताना है वो कस्टमर्स जिन्होंने $91 से ज़्यादा स्पेंड किया है फ्यूल पे। तो पहले तो ये पता कर लेते हैं कि $91 में कितना लीटर होता है। सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको लीटर्स में डेटा गिवन है ना कि फ्यूल का लीटर्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो $91 में कितना लीटर आ जाता है ये पता करते हैं। देखिए भाई 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है $1.75 का, तो $91 में कितने आ जाएंगे एक्स लीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। फिफ्टी टू लीटर्स। तो अब आपसे वो ये पूछ रहे हैं बेसिकली कि कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने 52 लीटर से ज़्यादा का पेट्रोल डलवाया है, उनकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। ठीक है, फ्रैक्शन बताना है। तो अब हम एक काम करते हैं कि अपने ग्राफ के ऊपर जाते हैं और 52 लीटर्स पेट्रोल पे जाते हैं। तो 52 लीटर्स आपके पास ये होगा 50 के बिल्कुल बराबर। सही। तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई 82, 84, 86, 88। तो 88 कस्टमर्स हैं बेसिकली जिन्होंने 52 लीटर से कम का पेट्रोल डलवाया। सही है, ज़्यादा वाले तो यहाँ पर होंगे ना, 52 से कम वाले इधर होंगे। सही है, 52 से कम वाले यहाँ पर होंगे इधर इस वाले ग्राफ पे, और ज़्यादा वाले आगे होंगे ना। तो 88 कस्टमर्स वो हैं जिन्होंने 52 से कम का पेट्रोल डलवाया। तो 52 से ज़्यादा वाले कितने होंगे, टोटल 100 हैं तो 12 होंगे, 88 माइनस 100। तो 12 कस्टमर्स हैं आउट ऑफ 100 जिन्होंने पेट्रोल 52 से ज़्यादा का डलवाया है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 3/25 आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। सही है। फिर कह रहे हैं कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द अमाउंट ऑफ फ्यूल बॉट बाय दीज 100 कस्टमर्स। ठीक है, वही तरीका अपनाएंगे कि एफ लेसर देन इक्वल्स टू 50 पे जाके ज़रा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं क्या आ रही है। ये रहा 50, तो ये आ रही है 88 के बिल्कुल नीचे 86। सही है, ये आ रही है आपके पास लेसर देन 50 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 20, 38 और 14 को। सही है, ताकि आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाए। तो 86 माइनस 20 माइनस 38 माइनस 14, तो 14 आंसर आ गया। सही है, इसी तरीके से एफ लेसर देन इक्वल्स टू 60 की देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है ग्राफ से। तो ये आ रही है आपके पास 94। ठीक है, 94 आपके पास अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस वाली सारी वैल्यूज़ को माइनस करना पड़ेगा ताकि आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाए। तो ये आ जाएगा 8। इसी तरीके से एफ लेसर देन 70 के लिए देख लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, और फिर सिंगल फ्रीक्वेंसी हम निकाल पाएंगे। मेरा 70, यह है 98। सही है, तो 70 से लेस की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 98 है। प्रीवियस वाली सारी वैल्यूज़ को माइनस करना पड़ेगा ताकि आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाए। उसके बाद आपके पास 80 से लेस, तो फिर ज़ाहिर है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 100। सॉरी, 80 से लेस तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 100।
उसमें से प्रीवियस सारी वैल्यूज़ को आपको करना पड़ेगा माइनस, तो दैट विल बी 2। सही है जी, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अगला सवाल देख लेते हैं। मार्को ग्रोस टू टाइप्स ऑफ टोमेटो प्लांट्स, टाइप ए एंड बी। ही काउंट्स द नंबर ऑफ टोमेटोज ग्रोइंग ऑन ईच टोमेटो। ठीक है, द रिजल्ट्स फॉर टाइप ए प्लांट्स आर शोन इन द टेबल। सही है, टोमेटोज का डेटा गिवन है। कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ टोमेटोज। तो सम और समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ, तो ये आपका f होगा, ये x होगा, ये एफ एक्स होगा। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसी, तो मीन आ जाएगा। सही है, ये कर लेगा खुद ही। रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी 22 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी, वैल्यू देखनी है। और मिनिमम वैल्यू जो है वो 17 है। तो 22 माइनस 17, आंसर आ जाएगा 5। मीन का भी आंसर पहले देख लेते हैं ज़रा। 18.9। सही, मीन आ रहा है 18.9। अब वो कह रहे हैं द मीन नंबर ऑफ टोमेटोज पर प्लांट। तो हमारे पास दो टाइप्स के प्लांट्स थे जो कि मार्को ने ग्रो किए थे, एक टाइप ए और एक टाइप बी। सही है, टाइप ए वाले प्लांट्स जो थे ना, उनका डेटा हमें ये गिवन था। तो टाइप ए के लिए हमने मीन और रेंज निकाला। ठीक है, टाइप बी के लिए मीन और रेंज उसने दे दिया। सही है, अब वो कह रहा है कि मेक टू कमेंट्स कंपेयरिंग द नंबर ऑफ टोमेटोज ग्रोइंग ऑन टाइप ए एंड टाइप बी प्लांट्स। ठीक है, हमें कंपेयर करना है। सही है, तो अब आप देखें अगर कंपैरिजन में, तो जो टाइप ए वाले प्लांट्स हैं उनका मीन ज़्यादा है और टाइप बी वालों का कम है। तो मीन क्या होता है बेसिकली? एवरेज। सही, तो अगर इसका एवरेज ज़्यादा है और इसका एवरेज कम है, तो इसका क्या मतलब है कि जो टाइप ए है, टाइप ए प्लांट्स ग्रो मोर टोमेटोज देन टाइप बी प्लांट्स। सही है कि भाई अगर टाइप ए का एवरेज ज़्यादा है टाइप बी वाले प्लांट्स के साथ, तो इसका मतलब है कि टाइप ए के ऊपर टमाटर जो है वो ज़्यादा उग रहे हैं। ठीक है, इसका इस वैल्यू का मतलब यह है कि हर प्लांट के ऊपर ऑन एन एवरेज 18.9 टोमेटोज उग रहे हैं, और इसका मतलब यह है कि हर प्लांट के ऊपर ऑन एन एवरेज 17.1 टोमेटोज उग रहे हैं। तो ज़्यादा इस पे उग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्लांट ए वाले जो टाइप ए वाले जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर टोमेटोज ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, रेंज अगर आप देखें तो रेंज इंक्रीज हो गई है। यहाँ पर 5 थी, यहाँ पे 8 हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि टाइप ए वाले जो हैं वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। टाइप ए प्लांट्स आर मोर कंसिस्टेंट, कि उनके ऊपर टोमेटोज का फ़र्क जो है ना उनका आपस में वो कम है कंपेयर टू टाइप बी। टाइप बी वाले जो प्लांट्स हैं उनका आपस में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। सही जी। अब अगले सवाल में वो कह रहे हैं मार्को ऑल्सो ग्रोज, क्योंकि अगला नहीं है उसी का पार्ट भी है। मार्को ऑल्सो ग्रोज स्ट्रॉबेरीज, ही रिकॉर्ड्स द मासेस m ग्राम्स ऑफ 120 ऑफ स्ट्रॉबेरीज। द फ्रीक्वेंसी टेबल शोज द रिजल्ट्स। ठीक है, ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले m लेसर देन इक्वल्स टू 5 के लिए 0 है, m लेसर देन इक्वल्स टू 10 के लिए आपके पास क्या है 15, लेसर देन इक्वल्स टू 15 के लिए 15 प्लस 38 करेंगे 53। सही है, फिर आएगा लेसर देन इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये आपके पास मास है और ये आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेसर देन इक्वल्स टू 20 करेंगे तो आएगा आपके पास 98 के, इन सब को प्लस करना पड़ेगा। फिर लेसर देन इक्वल्स टू 25 के लिए ये सारी वैल्यूज़ प्लस करनी पड़ेंगी।
115 लेसर देन इक्वल्स टू 30 के लिए 5। सही है। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से मार्क होंगे? 5 0, फिर होगा 10 और 15। एक्स एक्सिस के ऊपर बाउंड्री होती है, वाई एक्सिस के ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। 15 53, 20 98, 25 115, 30 और 5। सही है। तो अब इसको ज़रा करते हैं प्लॉट। 5 के ऊपर आएगा 0, 10 पर आएगा 15। सही है। 10 और 15 हो गए, फिर है 15 और 53। तो 15 और 53, 20 और 98। तो 20 और 98, 25 और 115, 25 और 115 और फिर 30 और 5। सही है। ये आपके पॉइंट्स आ गए। अब इनको कनेक्ट कर देते हैं एक कर्व के साथ। कर्व थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, लेकिन खैर। Marco uses strawberries with a mass greater than 21 grams to make jam. Use your diagram to find an estimate for the percentage of strawberries he uses to make jam. ठीक है। जिन स्ट्रॉबेरीज का मास जो है वो ग्रेटर देन 21 होता है, उनको यूज़ करता है वो। सही है। तो ये आपके पास रहा मास 21। वाई एक्सिस पे जाके इसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। ये आ रही हैं 102। ठीक है। तो 102 आउट ऑफ 120 स्ट्रॉबेरीज ऐसी हैं जिनका मास 21 या उससे कम है, और वो 21 से बड़ी यूज़ करता है। ठीक है। तो 21 102 अगर वो स्ट्रॉबेरीज हैं जिनका मास 21 या 21 से कम है, तो 21 से ज़्यादा वाली कौन सी होंगी? 120 में से 102 माइनस कर दें, क्योंकि टोटल 120 है ना। तो आपके पास आंसर आएगा 18। तो 18 वो स्ट्रॉबेरीज हैं जो कि 21 ग्राम से ज़्यादा हैं। तो 18 अपॉन 100 करेंगे, नहीं, 18 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे फॉर द परसेंटेज। आंसर आ जाएगा 15%। अगला सवाल देखते हैं। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम shows the marks obtained by 80 students in a math test. Use the diagram to find an estimate of the median. सही है। मीडियन मेरे ख्याल से आप लोग निकाल लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि आपके पास 80 है, टोटल 80 स्टूडेंट्स का डेटा है, उसको मल्टीप्लाई बाय 50% करना है, 50 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आना है, वाई एक्सेस पे जाके उसकी एक्स की वैल्यू देख लेनी है। 60% of the students passed the test. Use the diagram to find the number of marks needed to pass the test. ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई 60% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना, उन्होंने टेस्ट पास कर लिया। तो पहले तो ये निकालते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट पास किया है। आउट ऑफ 80 60% ने पास किया है। सही है। आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स 60% स्टूडेंट्स ने पास किया है, 40% फेल हो गए। तो 80 का 60% निकाल लेते हैं ताकि पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट्स ने पास किया है। तो वो किस तरह निकालेंगे? 80 मल्टीप्लाई बाय 60% करके, यानी कि 80 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 100 करके। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये ज़ीरो कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 6 8 ज़ार 48। सही है। तो 48 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया, 32 स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो गए।
अब वो कह रहे हैं यूज द डायग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ मार्क्स नीडेड टू पास द टेस्ट। सही है। देखो भाई 32 स्टूडेंट्स जो है ना वो हो चुके हैं आपके फेल। सही है, ये रहा 32, ये होगा 32। ठीक है, 32 स्टूडेंट्स आपके हो चुके हैं फेल। तो ये वाले जो 32 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कम हैं ये फेल हो चुके हैं, और जो ये वाले 48 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं ये पास हो गए। सही है जी। इन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं क्योंकि आप ग्राफ पे जाके देखेंगे तो ज़ाहिर है ये कम ही आएंगे, और इन स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा हैं कि आप ग्राफ पे चेक करेंगे तो ज़्यादा आएंगे। तो जो ये वाले 48 स्टूडेंट्स हैं ये पास हुए हैं, और ये वाले 32 स्टूडेंट्स जो हैं ये फेल हो चुके हैं। तो हमें क्या निकालना था, यूज़ द डायग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ मार्क्स नीडेड टू पास द टेस्ट। तो देखो भाई इस लेवल के ऊपर जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब पास हुए हैं, तो यानी कि जितने भी मार्क्स इस लेवल के ऊपर हैं वो आपके पासिंग मार्क्स थे। सही है, तो वो ज़रा चेक कर लेते हैं ग्राफ से कि क्या आ रहा है। 44 आ रहा है, तो हमारे पासिंग मार्क्स जो हैं वो 44 होने चाहिए। हाँ, ये 43 to 45 आंसर है, तो 44 मेरा आंसर हो जाएगा, 44 मार्क्स। सही है जी। यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द डायग्राम कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है ग्राफ में, और आपने क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सबसे पहले m लेसर देन इक्वल्स टू या लेसर देन 40 की फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं क्या आ रही है। ये आपके पास 40 है, और 40 की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज 26। सही है, तो 26 है लेस देन 40 की, लेकिन 8 को आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 8 तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो ये हो जाएगा 18। इसी तरीके से अब m लेस देन 60 की देख लेते हैं। 60 ये रहा, ये आपके पास आ रहा है 58। तो लेस देन 60 की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 58 है। फ्रीक्वेंसी के लिए आपको प्रीवियस वैल्यूज़ जो है उनको माइनस करना पड़ेगा, तो -26 कर देते हैं। 58 माइनस 26 32 हो जाएगा। उसके बाद m लेस देन 80। एट्टी की फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 74 है। ठीक है, प्रीवियस वैल्यूज़ को माइनस करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी के लिए, तो 58 को माइनस कर देंगे, 16 आंसर, फिर लेस देन 100। सही है। अब टोटल हमारे पास 80 स्टूडेंट्स का डेटा गिवन है, तो ज़ाहिर है कि लेस देन 100 में 80 आएगा, -74 कर लें तो आपके पास आ जाएगा 6। सही, ये फ्रीक्वेंसीज लिख दी हमने सबकी। पार्ट बी देख लेते हैं अब। द टाइम्स टेकन बाय द 80 स्टूडेंट्स टू कंप्लीट अ साइंस टेस्ट आर शोन इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल। एन एस्टिमेट फॉर द मीन
Time taken to complete the test is 67.625. This is calculating using the mid interval value as an estimate of the time in each interval. Calculate the value of P and Q. सही है, ग्रुप डेटा दिया हुआ है, दो अननोन्स है P और Q, हमें एस्टिमेट मीन दिया हुआ है और हमसे बोल रहे हैं P और Q की हमने क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। सही है, तो एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगी क्योंकि दो अननोन्स हैं। एक इक्वेशन हम बनाएंगे सम को यूज़ करते हुए और एक बनाएंगे मेन को यूज़ करते हुए। सही है, देखिए हमारे पास जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है 8 प्लस 13 प्लस पी प्लस 20 प्लस क्यू, ये बराबर होगा 80 के, क्योंकि हमारे पास टोटल 80 स्टूडेंट्स का डेटा है। सही है, तो इन सब फ्रीक्वेंसीज का सम मेरे पास 80 के बराबर आना चाहिए। तो मैंने इन सब को सम करके 80 के इक्वल रख दिया। अब आप इसको ज़रा सॉल्व करें, कैलकुलेटर अलाउड है हमारे पास। तो P प्लस क्यू प्लस 41 इक्वल्स टू 80 हो जाएगा और P प्लस क्यू 41 उधर जाके ना 80 के साथ माइनस हो जाएगा, तो 39 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन आपने बनानी है मीन को यूज़ करते हुए। ठीक है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो एफ एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एफ हमारा ये रहा, और एक्स के लिए हमें सबके मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे सारे इंटरवल्स के। तो 45, 55, 65, 75 और 85। ठीक है, और फिर हमें निकालना होगा एफ एक्स। एफ एक्स कैसे आएगा कि एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले 45 मल्टीप्लाई बाई 8 360, 55 मल्टीप्लाई बाई 13 715, 65 पी, 75 मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगा आपका 1500, 85 की। सही, इन सबको ऐड कर लेंगे न्यूमरेटर के अंदर। और डिनोमिनेटर में आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ जाएगा, तो टोटल हमारे पास 80 है। अब हमें मीन ऑलरेडी गिवन है, वो है ये रहा 67.625। इसको हम रख लेंगे इस पूरी चीज़ के बराबर। ऊपर वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर को 360 प्लस 715 प्लस 1500, तो ये हो जाएगा 65p प्लस 85q प्लस 2575 अपॉन 80। अब 80 जो है ना वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें से माइनस हो जाएगा 2575, क्योंकि वहाँ पे ऐड हो रहा है। कैलकुलेटर में डाल दें। आपके पास आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। ठीक है, मैं चाहें तो एलिमिनेशन से कर लें, चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर लें, या फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 2 का सवाल है, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर रहा हूँ इसको।
मेरे पास पी आ रहा है 24 और क्यू आ रहा है 15, तो ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल पढ़ लेते हैं। डेटा गिवन है और एस्टिमेट मीन निकालना है हमें। सही है, तो अब मेरे ख्याल से ये आप निकाल लेंगे। सम ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ करना है आपने। एफ ये रहा आपके पास, एक्स के लिए आप निकालेंगे मिड पॉइंट। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक एफ एक्स का कॉलम बनेगा। सही है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमें बनाना है डायग्राम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डायग्राम बनाने के लिए पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनेगा। यहाँ पर आएगी आपकी बाउंड्री, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो v लेसर देन इक्वल्स टू 30, फिर v लेसर देन इक्वल्स टू 40, लेसर देन इक्वल्स टू 30 कितना है हमारे पास 0, लेसर देन इक्वल्स टू 40 कितना है 10, 50 कितना है 10 प्लस 18 28, लेसर देन इक्वल्स टू 60 28 प्लस 27 55। ठीक है, फिर लेसर देन 70 के लिए 55 में करेंगे प्लस 19 74 80। सही है, अब सिंपली आपने बस इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना है। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपकी बाउंड्री होती है, वाई पे आपका क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 30 0, 40 10, 50 28, 60 55, 70 74 और 88। सही है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करके आपस में कनेक्ट कर देंगे तो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 50% होता है। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 80 है, मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 100 करेंगे 40 आंसर आएगा। ठीक है, इस पोजीशन पे जाकर देखेंगे कि एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, वो आपका मीडियन हो जाएगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए अपर क्वार्टाइल चाहिए होगा और लोअर क्वार्टाइल चाहिए होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। वो भी आपके ग्राफ से निकलेगा, जब आप ग्राफ बना लेंगे तो अपर क्वार्टाइल कैसे निकलेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा बाय 75%, तो अपर क्वार्टाइल आ जाएगा, और लोअर क्वार्टाइल के लिए मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 25%। ठीक है, इनकी आपके पास पोजीशंस आ जाएंगी, फिर आपको दोबारा से एक्स एक्सिस को चेक करना पड़ेगा अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल के एक्चुअल, ये फिर जो भी वो वैल्यूज आएंगी उनको आप आपस में माइनस कर देंगे। अब मैं कुछ सवाल जो है ना वो स्किप करूँगा भाई। सही, द टेबल समराइजेज द डिस्टेंस। ठीक है, डेटा गिवन है, सबसे पहले आपसे प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, इसको काट देते हैं। एस्टिमेट मीन निकालना है, तो आप लोग निकाल सकते हैं, ये भी डायग्राम बना लेंगे खुद ही। मीडियन और इंटर क्वार्टाइल रेंज है।
इस तरीके के सवाल भी अब मैं करवा चुका हूँ बहुत सारे। अब बस अगर कोई सवाल ऐसा नज़र आता है जो कि थोड़ा सा हट के हो तो वो सॉल्व कर लेते हैं। इसके ये दो पार्ट्स थोड़े से डिफरेंट तो नहीं लग रहे, खैर करवा तो चुका हूँ इस तरीके के, लेकिन मैं ये वाले सवाल करवा देता हूँ। तो इसके लिए मुझे अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम पूरा बनाना पड़ेगा, तो जल्दी से बना लेते हैं। ये मैं मास लिख रहा हूँ, ये मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ। अब बस पॉइंट्स हमने प्लॉट करने। ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं तो कर देते जल्दी से। 160 और 0 सबसे पहले हमारे पास आएगा, उसके बाद है 170 और 4, फिर है 180 और 14, उसके बाद है 190 और 29, 200 और 52, 210 और 70, और 220 और 75। सही है, इसको कनेक्ट कर देते हैं। कर्व बन गया, मीडियन आप खुद निकाल सकते हैं। अब पार्ट ई के लिए मैंने बनाया है पूरा ग्राफ। सही है, पार्ट ई और एफ के लिए। Oranges with a mass of more than t gram are labeled class A. 20% of the oranges are labeled class A. सही है, जो ऑरेंजेस जिनका मास टी से ज़्यादा था उनको क्लास ए लेबल कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि 20% हैं ऐसे ऑरेंजेस जिनको क्लास ए लेबल किया गया है। फाइंड योर ग्राफ, यूज योर ग्राफ टू फाइंड टी। सही है, तो भाई अगर हमारे पास 20% ऑरेंजेस जो हैं वो क्लास ए के अंदर हैं, तो इसका मतलब है कि 80% जो हैं वो क्लास ए में नहीं है। सही है, अब वो 80% जो हैं जो क्लास ए में नहीं है वो टी ग्राम से हल्के होंगे, क्योंकि जो क्लास ए के अंदर आ रहे हैं ना वो टी से भारी हैं।
सही है। टी जो है ना बेसिकली वजन है ऑरेंजेस का, ठीक है, मास है। तो वो कह रहे हैं ऑरेंजेस विद अ मास मोर देन टी ग्राम आर लेबल्ड क्लास ए। सही है, यानी कि जिन ऑरेंजेस का मास टी से ज़्यादा है वो क्लास ए के अंदर है। तो यानी कि जिनका टी से कम होगा वो कहाँ होंगे, वो क्लास ए के अंदर नहीं है, और वो 80% है। तो पहले हम एक काम करते हैं कि अपने जो ऑरेंजेस हैं उनका 80% निकालते हैं। तो हमारे पास टोटल 75 ऑरेंजेस हैं, उनका मैं 80% निकाल रहा हूँ 80/100 से मल्टीप्लाई करा के। तो ये आ जाएगा 60। तो भाई हमें ये पता चल गया कि 60 ऑरेंजेस जो हैं वो क्लास ए में नहीं है। तो यानी कि 15 है जो क्लास ए के अंदर हैं, क्योंकि टोटल है ही हमारे पास 75। सही है, और वो 15 जो है ना वो भारी वाले हैं। सही है, यानी कि भाई हमारे 60 ऑरेंजेस जो है ना वो यहाँ पर हो जाते हैं। ये वाले जो 60 है ना जो हल्के वाले, ये क्लास ए में नहीं है। और जो ये वाले 15 है हमारे पास, ये क्लास ए के अंदर है। अब हमसे पूछ ये रहे हैं कि भाई यूज योर ग्राफ टू फाइंड टी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये वाले जो हैं ये टी ग्राम से भारी हैं, तो टी ग्राम की वैल्यू हमें बतानी है। तो बेसिकली ये जो हमारी बॉर्डर लाइन है इसका हम एक्स की वैल्यू ज़रा निकालते हैं क्या आ रही है। तो ये आ जाएगी 204 ग्राम्स। ठीक है, तो जो 204 से भारी है ना 15 ऑरेंजेस, वो आपके पास क्लास ए के अंदर है। और जो 200 ग्राम से हल्के वाले हैं नीचे वाले, वो क्लास ए में नहीं है। तो 200 ग्राम्स जो है हमारी वैल्यू है बेसिकली। ठीक है, फिर कह रहे हैं ऑरेंजेस विद अ मास ऑफ 178 ग्राम और लेस आर यूज टू मेक ऑरेंज जूस। यूज योर ग्राफ टू फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द नंबर ऑफ दीज ऑरेंजेस दैट आर यूज टू मेक ऑरेंज जूस। ठीक है, तो 178 पे ज़रा जाते हैं। 178 ग्राम्स, ये आपके पास आ गया 178 ग्राम्स। सही है, वो कह रहे हैं भाई 178 ग्राम से जो हल्के वाले ऑरेंजेस हैं उनको ऑरेंज जूस में इस्तेमाल किया है। ठीक है, हमें बताना है कि कितने क्या कहते हैं ऑरेंजेस हैं आपके पास जो कि ऑरेंज जूस के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। तो 178 की मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर देखूं तो मेरे पास आ रही है 12। ठीक है, तो 12 हैं ऑरेंजेस जो कि ऑरेंज जूस में इस्तेमाल हुआ। अब ज़रा ये वाला सवाल देखते हैं। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व समराइजेज द टाइम्स टेकन बाय 80 बॉयज़ टू रन 200 मीटर्स। ठीक है, द मीडियन, मीडियन निकालना है। 80 बॉयज़ हैं टोटल हमारे पास ना, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 50/100 हो जाएगा। 40 आंसर आएगा। एक्स एक्सेस पे चेक करेंगे 40 क्या वैल्यू आ रही है। तो ये आपके पास बन रही है 30 से 35 तक है, तो 32.5, 33, 33.5, 34, 34 आ रही है। सही, तो आपका मीडियन हो गया 34। इंटर क्वार्टाइल रेंज चाहिए, अपर क्वार्टाइल माइनस द लोअर क्वार्टाइल होगा। ठीक है, अपर क्वार्टाइल के लिए 80 मल्टीप्लाई बाय 75/100 करते हैं। 60 आ जाएगा। तो 60 जाके देखते हैं ग्राफ के ऊपर क्या वैल्यू बन रही है।
तो ये आ रही है तकरीबन 36.5। सही है। इसी तरीके से लोअर क्वार्टाइल के लिए करते हैं, तो ये आ जाएगा 20। 20 पे जाके देखते हैं कि ग्राफ की क्या वैल्यू बन रही है। तो ये बन रही है 32। सही है। तो 36.5 माइनस 32 करेंगे, 4.5 आपके पास आ जाए। पार्ट 3 देखते हैं ज़रा। 60 girls also ran 200 meters. The girl who took the longest time ran 200 meters in 40 seconds. The girl who took the shortest time ran 200 meters in 28 seconds. The lower quartile for boys and the girls is the same. The interquartile range for the girls is 4 seconds. Draw the cumulative frequency curve on the grid above. अब बात यह है कि हमारे पास बॉयज़ जो थे 80 बॉयज़, उनका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है ऑलरेडी गिवन था, और अब हमसे वो कह रहे हैं कि 60 गर्ल्स के बारे में हमने जो है ना वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। कुछ डेटा हमें गिवन है। सही है। ये डेटा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने में यूज़ कर सकें। इसको यूज़ कैसे करेंगे? बेसिकली हम इससे कोऑर्डिनेट्स अपने निकालेंगे, ठीक है। और इस डेटा की मदद से जब हमें हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना देंगे गर्ल्स के लिए। सही है। अब ज़रा डेटा को केयरफुली देखते हैं। सबसे पहले पहली स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि द गर्ल हु टुक द लॉन्गेस्ट टाइम रैन 200 मीटर्स इन 40 सेकेंड्स। ठीक है। देखें, एक बात आपको पता है कि हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर आपका टाइम प्लॉट हुआ हुआ है और वाई एक्सिस के ऊपर आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है और वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेसिकली एक्स और वाई, वो हैं इस तरह से, टाइम और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सही है। अब जो 4 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है ना गर्ल्स के बारे में, हम उनकी हेल्प से 4 कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और उनको प्लॉट करके अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना लेंगे। सही है। सबसे पहली स्टेटमेंट है द गर्ल हु टुक द लॉन्गेस्ट टाइम रैन 200 मीटर्स इन 40 सेकेंड्स। सही है। अब देखें, जो हमारे पास 40 सेकेंड्स है लॉन्गेस्ट टाइम, वहां पे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है दैट विल बी 60। सही है। क्योंकि लॉन्गेस्ट जो होता है वो बिल्कुल एंड में होता है ना, और शॉर्टेस्ट सबसे स्टार्ट में होता है। सही है। शॉर्टेस्ट सबसे स्टार्ट में और लॉन्गेस्ट सबसे एंड में। अब हमारे पास जो 40 सेकेंड्स है उसके ऊपर हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 होगी। 60 क्यों होगी? क्योंकि टोटल गर्ल्स ही 60 हैं। सही है। तो एक जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा वो होगा हमारा 40 60। सही है। 40 सेकेंड्स टाइम और 60 हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी लॉन्गेस्ट के ऊपर। शॉर्टेस्ट के ऊपर हमारा जो टाइम है, अगली स्टेटमेंट ना, द गर्ल हु टुक द शॉर्टेस्ट टाइम रैन 200 मीटर्स इन 28 सेकेंड्स। तो अब शॉर्टेस्ट के ऊपर हमारा टाइम जो है 28 होगा और हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 होगी। सही है। क्योंकि शॉर्टेस्ट कहां पर होता है? बिल्कुल यहां। तो इससे हमारे पास क्या हो गए, हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स तो आ गए। इसके अलावा 2 कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे अपनी बाकी 2 स्टेटमेंट से। एक स्टेटमेंट हमारे पास है जिसमें कह रहे हैं द लोअर क्वार्टाइल फॉर द बॉयज एंड द गर्ल्स इज द सेम। ठीक है। तो अब अगर बॉयज के लोअर क्वार्टाइल की बात करें तो बॉयज का लोअर क्वार्टाइल जो है ना आपके पास है 32। सही है। ये रहा जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। और गर्ल्स और बॉयज का क्योंकि सेम है तो गर्ल्स का भी लोअर क्वार्टाइल कितना हो गया? 32। ठीक है। अब ये बेसिकली ना हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू। सही है। लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू ये जो है हमारे पास एक्स एक्सिस वाली वैल्यू, ये 32 सेकेंड्स है बेसिकली। हमें वाई एक्सिस की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करें बाय 25/100। सही है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 मल्टीप्लाई बाय 25%। तो इससे हमारे पास क्या आएगी, हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी फॉर द लोअर क्वार्टाइल। तो ये होगी
15। सही है। अब ये हो गई हमारी y की वैल्यू। ठीक है, तो x 32 है और y हो गया 15। तो इस तरह लोअर क्वार्टाइल को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, एक और पॉइंट निकाल लिया। उसके बाद अगली स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि भाई द इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर द गर्ल्स इज 4 सेकेंड। तो अगर मेरे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो होती है अपर क्वार्टाइल माइनस द लोअर क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है 4 है, लोअर क्वार्टाइल 32 है, तो अपर क्वार्टाइल कितना हो जाएगा, 4 + 32 = 36। ठीक है, सेकेंड्स। अगेन ये हमारे पास अपर क्वार्टाइल की एक्स एक्सिस वाली वैल्यू है। वाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, 60 × 75/100, 45 आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई वाई की। 36, 45 एक और पॉइंट आ गया हमारे पास। अब ये जो 4 पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, एक मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, एक लोअर क्वार्टाइल को यूज करते हुए और एक अपर क्वार्टाइल को यूज करते हुए, इन चारों पॉइंट्स को हम कर लेंगे प्लॉट अपने ग्राफ के ऊपर और फिर उनको कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 28 0 है, तो 25 और 30 के दरमियान में 27.5 28, तो 28 और 0 तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। सही है। उसके बाद 40 60 हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, तो 40 60 ये वाला हो गया। यहाँ पे हमारा ग्राफ खत्म हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का। उसके बाद है 32 और 15 वाला पॉइंट जो हमने लोअर क्वार्टाइल को यूज़ करते हुए निकाला था। ठीक है, अब 30 और 35 के बिल्कुल दरमियान में 32.5 होगा, तो 32 ये वाला हो जाएगा। 32 और क्या था, 15, तो ये 32 है और 15 जो है ना वो 10 और 20 के बिल्कुल बीच में होगा, तो ये वाला पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट पॉइंट हमारा 36 और 45 है। सही है, तो ये 35 36 36.5, सॉरी 35 35.5 और 36 ये वाला पॉइंट होगा। ये रहा 36 और 45 जो है ना हमारा 40 और 50 के दरमियान में होगा बिल्कुल। सही है, तो इस पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। सही है, ये यहाँ पर प्लॉट हो गया। अब हम इन चारों पॉइंट्स को एक कर्व के साथ वो कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। सही है, तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बन गया गर्ल्स के लिए। अगला सवाल देख लेते हैं। एस्टिमेटेड मीन निकालना है, या आप लोग खुद कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है और क्या है, ग्राफ बनाना है, मीडियन, इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये सब मैं करवा चुका हूँ। सही, ये भी हो जाएगा। ये वाला सवाल देखते हैं, इसके अंदर क्या कह रहे हैं। 600 कैंडिडेट्स टुक अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन which consisted of 2 papers, each paper was marked out of 100। ठीक है, मैथ्स का एग्जाम था, 2 पेपर थे, पेपर 1 और 2, दोनों पेपर जो थे वो 100 नंबरों के थे। दोनों पेपर्स के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आपको दे दिया है। सही है, वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, और यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास मार्क्स हैं। ठीक है, पार्ट 1 में कह रहे हैं यूज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर पेपर 1 टू फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द मीडियन इंटरक्वार्टाइल रेंज। स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, पार्ट सी में कह रहे हैं द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड मोर देन 45। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बताना है आपको उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने 45 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए, यानी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 45 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं पेपर 1 के अंदर। ठीक है, ये पेपर 1 की बात हो रही है, पूरा एक पार्ट है। पेपर 1 के अंदर जिन बच्चों ने 45 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं वो कितने, तो देखिए 45 आपके पास होगा यहाँ पर 40 और 50 के दरमियान में। सही है, अब इसको मैं एक्सटेंड करके लेके जाता हूँ अपने पेपर 1 वाले ग्राफ के ऊपर, जो कि है ये वाला ग्राफ। सही है, और यहाँ पर मैं ज़रा देख लेता हूँ कि हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो 400 और 300 के दरमियान में 350 और ये हो जाएगा 360।
ठीक है, तो 360 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 45 या उससे कम है। सही है, 360 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 45 है या 45 से कम है, क्योंकि आप जैसे नीचे जाते रहेंगे ये 360 से नीचे आता रहेगा ग्राफ। सही है आपका। तो अगर मेरे पास टोटल बच्चे 600 हैं और 360 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 45 से कम हैं या 45 हैं, तो 45 से ज्यादा वाले कितने होंगे, इन दोनों को माइनस करूंगा, 240 आंसर आ जाएगा। तो 240 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 45 या 45 से ज्यादा हैं। अच्छा, फिर कह रहे हैं पार्ट 2 में, अ कैंडिडेट स्कोर्ड 60 ऑन पेपर 1 यूजिंग बोथ ग्राफ्स, एस्टिमेट द कैंडिडेट्स मार्क्स ऑन पेपर 2। सही है, 60 मार्क्स उसके आए हैं पेपर 1 के अंदर। सही है, तो अगर हम 60 को देखें, ये 60 मार्क्स पेपर 1 के अंदर, ये सही है। हमसे कह रहे हैं कि भाई पेपर 2 के मार्क्स बताने, तो मैं क्या करूंगा, इसी लाइन में पेपर 2 पर जाऊंगा। सही है, और पेपर 2 पे जाके, पेपर 2 वाले ग्राफ पे जाके अपने मार्क्स को देख लूंगा क्या आ रहे हैं। तो दैट इज 80। सही है, 80 आ रहा है। तो यानी कि जिस बच्चे के मार्क्स पेपर 1 में 60 आए हैं, उसके पेपर 2 में कितने आए हैं, 80। सही है, क्योंकि 60 से मैं अपने पेपर 1 वाले ग्राफ के ऊपर गया, इस पॉइंट से मैं पेपर 2 वाले ग्राफ पे गया, तो मैंने देखा कि मार्क्स हमारे आ रहे हैं 80। तो आपका आंसर हो जाएगा 80। फिर वो कह रहे हैं, स्टेट विद अ रीजन विच यू थिंक वॉज द मोर डिफिकल्ट पेपर। सही है, पेपर 1 और 2 में से ज्यादा मुश्किल वाला पेपर कौन सा था, ये आपने बताना है। अब देखें, बात यह है कि अगर हम पेपर 1 का ग्राफ देखें, पेपर 1 के ग्राफ में क्या हो रहा है कि ज्यादा बच्चों के लिए ना कम मार्क्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने 60 की बात की कि पेपर 1 के अंदर जिन बच्चों के मार्क्स 60 हैं उनके मार्क्स पेपर 2 में अराउंड 80 हैं। इसी तरीके से आप 50 को देख लें कि जिन बच्चों के मार्क्स पेपर 1 में 50 हैं उनके पेपर 2 में ज़्यादा हैं। इसी तरीके से 40 को देखें तो जिन बच्चों के मार्क्स पेपर 1 में 40 हैं, पेपर 2 में उनके मार्क्स ज़्यादा हैं, 45 प्लस है। सही है, तो पेपर 2 के अंदर बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, पेपर 1 के अंदर मार्क्स जो है ना बच्चों के कम आ रहे हैं। सही है, तो इसका मतलब है कि जो मुश्किल वाला पेपर था ना, वो था पेपर 1। क्यों? बिकॉज स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग लेस इन पेपर 1 देन इन पेपर 2। सही, पेपर 2 में मार्क्स कम है और पेपर 2 में मार्क्स ज़्यादा हैं, पेपर 1 में मार्क्स कम है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ P2 इज बिलो P1। सही, क्योंकि उसका ग्राफ नीचे, तो ये भी एक बात है कि जिससे हमने अंदाज़ा लगाया कि मार्क्स जो है ना वो पेपर 2 में ज़्यादा आ रहे हैं, पेपर 1 वालों के कम आ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के पास पेपर्स जो है ना वो कंप्लीट हो गए। सही है, अब हमने आगे स्कैटर प्लॉट्स वगैरह पढ़ने।